हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूनिक एजुकेटर्स। साथियों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और कुछ ना कुछ नया सीख रहे होंगे। साथियों, पिछले लेक्चर्स में हम केमिस्ट्री का एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना चैप्टर पढ़ रहे थे। उसमें हमने देखा था कि परमाणु क्या होता है। साथ ही हमने पिछले लेक्चर्स में ये डिस्कस किया था कि परमाणु के अंदर भी 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स, 3 अपरमाणविक कण होते हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। इन तीनों अपरमाणविक कणों, सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी के बारे में हमने पिछले लेक्चर्स में काफ़ी गहन अध्ययन किया था। दोस्तों, वैज्ञानिकों ने ये तो जान लिया कि परमाणु के अंदर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लेकिन इनकी खोज के बाद में वैज्ञानिकों के सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हुआ। वो सवाल ये था कि हमने ये तो पता कर लिया कि परमाणु में 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, लेकिन यह तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स परमाणु में आखिर कहाँ होते हैं, ये जानकारी वैज्ञानिकों को नहीं थी। इनका अरेंजमेंट परमाणु के अंदर किस प्रकार का होता है, इसकी जानकारी नहीं थी। तो इसकी जानकारी के लिए वैज्ञानिकों ने रिसर्च स्टार्ट की और कई वैज्ञानिकों ने अपने एटॉमिक मॉडल्स प्रस्तुत किए। अब ये एटॉमिक मॉडल्स क्या होते हैं? एटॉमिक मॉडल्स वह मॉडल होते हैं दोस्तों, एटॉमिक मॉडल्स जो होते हैं उनकी मदद से हमें परमाणु के अंदर जो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं उनका अरेंजमेंट कैसा होता है परमाणु के अंदर, उनकी जो व्यवस्था होती है वो कहाँ पे रहते हैं परमाणु में, कहाँ पे स्थित होते हैं, इसकी जानकारी हमें एटॉमिक मॉडल्स की मदद से मिलती है। दोस्तों, कई वैज्ञानिकों ने अपने अपने एटॉमिक मॉडल्स प्रस्तुत किए। उनमें से 4 एटॉमिक मॉडल्स के मैं आपको नाम बता रहा हूँ। फर्स्ट जो एटॉमिक मॉडल प्रस्तुत किया था वो हमारे सर जे थॉमसन ने ही किया था। आपको पता है कि सबसे पहले परमाणु के अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल की खोज की थी, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, वो हमारे सर जे थॉमसन ने ही की थी। और परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की स्थिति बताने के लिए सबसे पहला जो एटॉमिक मॉडल प्रस्तुत किया वो भी हमारे सर जे थॉमसन ने ही किया। सेकेंड जो एटॉमिक मॉडल था वो रदरफोर्ड ने प्रस्तुत किया, जिसका नाम है रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल। जो थर्ड जो मॉडल, एटॉमिक मॉडल प्रस्तुत किया गया था वो वैज्ञानिक बोर के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसे हम बोर का परमाणु मॉडल कहते हैं। इसके बाद में जो फोर्थ एटॉमिक मॉडल प्रस्तुत किया गया वो श्रोडिंगर के द्वारा किया गया, जिसे हम क्वांटम मॉडल भी बोलते हैं, साथ ही हम उसे श्रोडिंगर मॉडल के नाम से भी पढ़ते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम जो फर्स्ट एटॉमिक मॉडल है सर जे थॉमसन के द्वारा दिया गया, जिसे हम बोलते हैं थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम, थॉमसन का परमाणु मॉडल, उसकी गहन अध्ययन करेंगे, उसको अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर, हमारा ये वाला लेक्चर थॉमसन मॉडल पे आधारित होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, हम थॉमसन मॉडल की शुरुआत करते हैं। लेकिन थॉमसन मॉडल को पढ़ने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। वो रिक्वेस्ट ये है दोस्तों, अगर आपने जो पिछले वाले एटॉमिक स्ट्रक्चर के, ये जो एटॉमिक स्ट्रक्चर हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसके जो पिछले लेक्चर्स हैं जो हमने यूट्यूब पे प्रोवाइड करे हैं, वो आपने अभी तक नहीं देखे हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ पहले आप वो लेक्चर्स देख के आइए, जिससे कि आपको जो ये वाले लेक्चर हैं ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ सके। क्योंकि दोस्तों, हमने ये जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, परमाणु संरचना है, ये चैप्टर काफ़ी सीक्वेंस में पढ़ा है, बहुत ही सीक्वेंस में हमने इसको समझने की कोशिश की है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज़ उनको सीक्वेंस में देखते आइए, जिससे कि आपको ये बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। वो जो लेक्चर्स हैं उनकी प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आपको आई बटन पर शो हो रही होगी, आप वहाँ से जाके उन लेक्चर्स को देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम आज के टॉपिक थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम की शुरुआत करते हैं। लेकिन इस शुरुआत से पहले मुझे भगवान श्री कृष्ण की एक बहुत ही खूबसूरत बात याद आ रही है कि भगवान श्री कृष्ण ने साफ कहा है, कर्म तुम्हारा कल होगा, कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। भगवान श्री कृष्ण ने साफ कहा है, कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, सोने को जितनी आग लगे उतना प्रखर निखरता है, हीरे को जितनी धार लगे उतना खूब चमकता है, मिट्टी का बर्तन पकता है तब धुन पर खूब खनकता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा, सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। और हम भारत के बेटे हैं, हम भारत के बेटे हैं, क्यों सोचे राह सरल होगा। थोड़ा वक्त लगेगा,
पर संघर्ष जरूर सफल होगा, हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। इसी खूबसूरत बात के साथ हम आज के इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम की शुरुआत करते हैं। जो फर्स्ट एटॉमिक मॉडल है थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। थॉमसन का परमाणु मॉडल। दोस्तों, सर जे थॉमसन ने इस मॉडल में बताया कि परमाणु एक धनावेशित गोला होता है। परमाणु एक धनावेशित गोला होता है। इस प्रकार से परमाणु एक धनावेशित गोला होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर धसे हुए होते हैं। इस प्रकार से परमाणु एक धनावेशित गोला होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन धसे हुए होते हैं। उन्होंने परमाणु की संरचना इस प्रकार बताई कि परमाणु एक राउंड शेप में होता है, इस प्रकार गोलाकार होता है, जो कि पूरा धनावेशित होता है, जिसमें धनावेश पूरे में फैला हुआ होता है और इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर इस प्रकार से धसे हुए होते हैं। तो इस लाइन को एक बार लिख लेते हैं हम। फर्स्ट जो बात सर जे थॉमसन ने बोली कि परमाणु एक धनावेशित गोला होता है जिसमें धनावेश पूरे परमाणु में पूरे परमाणु में वितरित होता है तथा इलेक्ट्रॉन इस पर धसे हुए होते हैं। सर जे थॉमसन ने क्या बताया? परमाणु एक धनावेशित गोला होता है जिसमें धनावेश पूरे परमाणु में फैला हुआ होता है, पूरे परमाणु में वितरित होता है तथा इसमें इलेक्ट्रॉन धसे हुए होते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन है इसमें धसे हुए होते हैं। उन्होंने सर जे थॉमसन ने ये जो मॉडल था इसकी तुलना उन्होंने की तरबूज से। आपने तरबूज सबने खाया होगा। तरबूज में आपने देखा हो तो जब तरबूज को हम बीच में से काटते हैं तो उसमें देखते हैं जो उसमें जो रेड वाला भाग होता है, जो लाल वाला भाग होता है, उसको तो उन्होंने ये जो धनावेश फैला हुआ है इस प्रकार से बताया कि धनावेश परमाणु में इस प्रकार से फैला होता है जैसा तरबूज के अंदर जो रेड वाला हिस्सा होता है वो पूरे तरबूज में फैला हुआ होता है ना, वैसे उन्होंने धनावेश को बताया कि ये जो परमाणु होता है इसके अंदर भी धनावेश तो तरबूज की तरह पूरे तरबूज में उस रेड वाले भाग की तरह फैला हुआ होता है। लेकिन आपने देखा होगा उसमें कहीं कहीं पे बीज लगे हुए होते हैं। तरबूज में रेड वाला हिस्सा होता है उसके ऊपर बीज धसे हुए होते हैं। उन बीजों की तुलना उन्होंने की इलेक्ट्रॉन से, यानी कि उन्होंने इस मॉडल को इस प्रकार बताया कि परमाणु तरबूज के समान होता है। उसमें जिस प्रकार तरबूज के अंदर जो रेड वाला हिस्सा होता है, लाल वाला भाग होता है, वो पूरे तरबूज में फैला हुआ होता है यूनिफॉर्मली, उसी प्रकार धनावेश भी परमाणु के अंदर पूरे परमाणु में फैला हुआ होता है। और जिस प्रकार से तरबूज में वो ब्लैक बीज लगे हुए होते हैं रेड वाले हिस्से में, उसी प्रकार से परमाणु में भी इलेक्ट्रॉन बीज में उन बीजों की तरह लगे हुए होते हैं। इसलिए उन्होंने इस मॉडल का नाम, इसलिए हम इस मॉडल को हम क्या बोलते हैं? वाटरमेलन मॉडल, वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं। साथ ही उन्होंने इसका एक नाम और दिया, प्लम पुडिंग मॉडल।
और इसको एक नाम से और जानते हैं जिसे हम बोलते हैं रेजिन पुडिंग मॉडल। तो दोस्तों अगर आपको कोई पूछे कि वाटरमेलन मॉडल कौन सा मॉडल होता है तो आप बताओगे थॉमसन मॉडल, रेजिन पुडिंग भी आप बताओगे थॉमसन मॉडल, और प्लम पुडिंग भी मॉडल आपको पूछे। अगर तीनों ये चारों नाम आए तो आप समझ जाना कि वहाँ पे थॉमसन मॉडल की बात हो रही है। और मैंने आपको बता दूँ ये मॉडल प्रस्तुत किया गया था सन 1898 में। सन 1898 में ये थॉमसन मॉडल थॉमसन ने प्रस्तुत किया था। दोस्तों इस मॉडल में सर जे थॉमसन ने सेकंड बात क्या कही वो हम देखते हैं। सेकंड बात सर जे थॉमसन ने बोली कि परमाणु में धनावेश तथा ऋणावेश की मात्रा बराबर होती है। सेकंड बात क्या बोली कि परमाणु के अंदर धनावेश तथा ऋणावेश की मात्रा बराबर होती है। तो बिल्कुल अभी भी ये बात सत्य है दोस्तों कि परमाणु में एक्चुअल में धनावेश तथा ऋणावेश की मात्रा बराबर होती है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात सर जे थॉमसन ने इस मॉडल में बोली। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि बाद में जाकर ये जो थॉमसन मॉडल था ये तो बाद में जाकर फेल हुआ, लेकिन इसकी जो एक बात थी ये वाली बात, परमाणु में धनावेश तथा ऋणावेश की मात्रा बराबर होती है, ये बात आज भी सत्य है। क्योंकि दोस्तों आप सबको पता है कि परमाणु में अभी भी अगर परमाणु उदासीन है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या बिल्कुल बराबर होती है, तभी वो परमाणु उदासीन कहलाता है। ये बात आज भी सत्य है। यानी कि हम माने उन्होंने बताया कि नंबर ऑफ, अभी अपन उस टाइम पे तो प्रोटॉन की खोज नहीं हुई थी, प्रोटॉन का नाम नहीं दिया गया था। ये बताया गया था कि परमाणु के अंदर कोई धनावेश भी होता है, लेकिन प्रोटॉन का नाम उस टाइम पे नहीं दिया गया था। प्रोटॉन का नाम 1916 में दिया गया, लेकिन ये तो उन्होंने 1898 में प्रस्तुत कर दिया था। तो अब हम जान सकते हैं इस मॉडल के बेसिस पे कि परमाणु में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये उन्होंने बात कही थी। अब हम देखते हैं दोस्तों कि थर्ड बात सर जे थॉमसन ने अपने मॉडल में क्या कही। चलिए दोस्तों, सर जे थॉमसन ने अपने इस मॉडल में थर्ड बात कही कि परमाणु का द्रव्यमान पूरे परमाणु में समान रूप से वितरित होता है। क्या बोला उन्होंने? परमाणु का द्रव्यमान पूरे परमाणु में समान रूप से वितरित होता है। दोस्तों ये बात उन्होंने गलत बोली, इसी बात के कारण सर जे थॉमसन का ये मॉडल फेल हुआ। क्योंकि आपको पता है, अब हम आगे पढ़ेंगे, जब रदरफोर्ड का मॉडल आएगा तो रदरफोर्ड ने बताया कि परमाणु का जो ओवरऑल द्रव्यमान होता है, जो उसका मास होता है, वो केवल परमाणु के बीच में जो उसका केंद्र होता है, यानी कि जो उसका न्यूक्लियस होता है, वहाँ पे ही पूरा द्रव्यमान परमाणु का होता है। और यही बात आज सत्य है। तो एक्चुअल में इसी बात के कारण सर जे थॉमसन का ये मॉडल फेल हुआ। ये जो आने वाला रदरफोर्ड का मॉडल था उसके जो परिणाम थे उनसे संगत नहीं पाया गया, इसलिए इस मॉडल को फेल माना जाता है। तो एक बार हम देख लेते हैं दोस्तों सर जे थॉमसन ने ये जो थर्ड बात है, परमाणु का द्रव्यमान पूरे परमाणु में समान रूप से वितरित होता है, ये किस बेसिस पे बोले होगी वो हम एक बार समझने की कोशिश करते हैं। उन्होंने इस बेसिस पे इसको बोला था क्योंकि उन्होंने बताया कि परमाणु में धनावेश पूरे परमाणु में समान रूप से वितरित होता है। तो उस टाइम तक न्यूट्रॉन की खोज तो हुई नहीं थी, तो परमाणु का जो ओवरऑल द्रव्यमान मानते थे उसके लिए रिस्पॉन्सिबल किसको मानते थे? प्रोटॉन को। क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉन का तो द्रव्यमान हम नेग्लिजिबल होता है। अरे भाई आपको पता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है?
9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, जबकि मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो ये जो द्रव्यमान है प्रोटॉन का ये ज़्यादा है, और हम इनको कंपेयर करते हैं तो जो मास ऑफ प्रोटॉन निकल के आता है, मास ऑफ प्रोटॉन 1837 गुना होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के, यानी कि प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से 1837 गुना होता है। तो इनको कंपेयर करते हैं तो प्रोटॉन के द्रव्यमान की वैल्यू बहुत ज़्यादा आती है, जबकि इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की वैल्यू बहुत कम आती है। इसलिए हम इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को कंसीडर नहीं करते हैं, वो बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है। तो सर जे थॉमसन ने उस टाइम पे यही सोचा था कि उन्होंने उस टाइम पे जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता था उसी को रेस्पॉन्सिबल मानते थे पूरे परमाणु के द्रव्यमान के लिए। तो उन्होंने अपने मॉडल में ये बात कही थी कि परमाणु एक धनावेशित गोला है जिसमें धनावेश पूरे परमाणु में समान रूप से वितरित है। तो ऑब्वियसली अगर पूरे परमाणु में धनावेश समान रूप से वितरित होगा तो उसका परमाणु का जो द्रव्यमान होगा वो भी पूरे परमाणु में समान रूप से वितरित होगा। तो इस बेसिस पे उन्होंने ये बात कही थी। लेकिन आगे जाकर न्यूट्रॉन की खोज हो गई, और अब हमें पता है न्यूट्रॉन की खोज हो गई, रदरफोर्ड का मॉडल आया जिससे हमें पता चल गया कि परमाणु का द्रव्यमान न्यूक्लियस में होता है, और वो किसके कारण होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों रेस्पॉन्सिबल होते हैं परमाणु के ओवरऑल द्रव्यमान के लिए। यानी कि अब हमें ये पता चल चुका है कि जो परमाणु होता है उसका जो पूरा द्रव्यमान होता है वो केवल उसके न्यूक्लियस में होता है, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही रेस्पॉन्सिबल रहते हैं पूरे परमाणु के द्रव्यमान के लिए। लेकिन उस टाइम पे न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई थी, तभी सर जे थॉमसन ने ये बात कही कि परमाणु का द्रव्यमान पूरे परमाणु में समान रूप से वितरित रहता है। दोस्तों अब हम सर जे थॉमसन के एटॉमिक मॉडल की कमियों को देखते हैं कि उनके ड्रॉबैक्स क्या थे जिसके कारण ये मॉडल फेल हुआ। दोस्तों इस मॉडल का जो फर्स्ट ड्रॉबैक था वो ये था कि ये जो मॉडल है, ये जो भविष्य में प्रयोग आए, जैसे सेकेंड जो एटॉमिक मॉडल आया रदरफोर्ड का, उसके परिणामों के संगत नहीं पाया गया। उसके जो परिणाम थे वो इस मॉडल के संगत नहीं थे, ये मॉडल उसके परिणामों की व्याख्या नहीं कर पाया। इसलिए फर्स्ट जो इसका ड्रॉबैक है, इसकी कमियां हैं। फर्स्ट इसकी कमी क्या थी, यह मॉडल भविष्य के प्रयोगों के संगत नहीं पाया गया। दोस्तों इस मॉडल का जो सेकंड ड्रॉबैक ये था, सेकंड जो इसका ड्रॉबैक था वो ये था कि न्यूट्रॉन की खोज के बाद, न्यूट्रॉन की खोज के बाद यह मॉडल परमाणु में न्यूट्रॉन की स्थिति के बारे में नहीं बता पाया। न्यूट्रॉन की स्थिति नहीं बता पाया। इसके दोनों ड्रॉबैक हमने देख लिए कि फर्स्ट ड्रॉबैक क्या है कि यह मॉडल भविष्य के प्रयोगों के संगत नहीं पाया गया। सेकेंड इसका ड्रॉबैक क्या है कि न्यूट्रॉन की खोज के बाद यह मॉडल परमाणु में न्यूट्रॉन की स्थिति नहीं बता पाया, इसलिए यह मॉडल फेल हुआ। दोस्तों लेकिन आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि सर अगर ये मॉडल फेल हो गए तो हम इसको फिर भी क्यों पढ़ते हैं। तो दोस्तों इसका जवाब ये है कि ये मॉडल तो ओवरऑल फेल हुआ, लेकिन इसमें कुछ बातें ऐसी थी जो आज भी सत्य हैं, उनके कारण हम इस मॉडल को अभी भी पढ़ते हैं। उन्होंने जैसे ये जो सेकंड बात बोली थी कि परमाणु में धनावेश तथा ऋणावेश की मात्रा बराबर होती है, आज भी ये बात सत्य है कि परमाणु में धनावेश और ऋणावेश की मात्रा बिल्कुल बराबर होती है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो संख्या है वो अभी भी परमाणु में बराबर होती है अगर न्यूट्रल एटम है तो। ये बात आज भी बिल्कुल सत्य है, इसलिए हम इस मॉडल को अभी भी पढ़ते हैं। और इसी बात के लिए और इनके जो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी उसके लिए इनको सन 1906 में सर जे थॉमसन को नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया। जी हाँ दोस्तों, सन 1906 में इनको नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया।
तो ये बात भी आपको याद रखनी है कि हमारे वैज्ञानिकों को सम्मानित कब किया गया और क्यों किया गया। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको यह लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इस लेक्चर में हम एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा है और इस वीडियो को हमने बिल्कुल छोटे रूप में कंक्लूड करने की कोशिश की है। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल, जो कि दूसरा एटॉमिक मॉडल है, उसको बहुत ही बारीकी से पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू सो मच। कीप सपोर्टिंग, कीप स्माइलिंग।